बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं न्यूज़ आप। मलाला यूसुफजई को नोबल इनाम न मिल सका। मलाला के मुखालिफों को अब तसल्ली हो जानी चाहिए कि मगरबी ताकतों की एजेंट नहीं। सिंध हुकूमत की कारकर्दगी दुरुस्त समत में है, किसी को एतराज नहीं। MQM की बात और है। बिजली महंगी करने का नोटिफिकेशन जारी। ख्वाजा आसिफ कुछ नहीं कर पाएंगे। छोटे मियाँ और उनके रिश्तेदार वजारत पर काबिज हैं। परवेज मुशर्रफ को आइन से बगावत किए हुए कल 14 साल हो जाएंगे। उनके खिलाफ गद्दारी का मुकदमा कायम न होना नून लीग की सियासी बदचलनी के सिवा कुछ नहीं। जरदारी साहब के खिलाफ मुकदमात का मुंह खोला जा रहा है। फिर वही दश्त नवर्दी, वही पाँव, वही खारे मुगीना होंगे। मलाला यूसुफजई को अमन का नोबेल इनाम नहीं मिल सका। बज़ाहिर दहशत और खौफ को फतह करने वाली एक छोटी सी लड़की अमन का अवार्ड हार गई, मगर हकीकत में वो दिलों को तस्खीर करने वाली एक नन्ही परी है। छोटी सी उम्र में मुस्बत ख्यालात का बहाव, किरदार में हुर्रियत, सोच में बला की गहराई, हौसला पहाड़ जैसा, अज़्म चट्टान सा। मलाला यूसुफजई नोबेल इनाम तो ना जीत पाई, मगर BBC का कहना है कि इसने करोड़ों दिल जीत लिए हैं। इसे आलमी सतह पर पजीराई मिली। यूरोप का सबसे बड़ा इंसानी हुकूक का अवार्ड सखारोफ दिया गया। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने मलाला को ज़मीर की सफीर करार दिया। मलाला के हाथों यूरोप की सबसे बड़ी लाइब्रेरी का इफ्तिताह करवाया गया। दुनिया की बड़ी और नामवर शख्सियात इसके साथ चंद लम्हे बिताने पर फख्र कर रही हैं। मुल्क बरतानिया मलाला से मिलने की ख्वाहिश का इजहार कर चुकी हैं। दुनिया के सबसे मकबूल हफ्त रोजा टाइम्स ने मलाला की तस्वीर अपने सरे बर्क पर शाया की। मैं मलाला हूं के नाम से मलाला यूसुफजई की खुद नविश्त दुनिया भर में हाथों हाथ बिक रही है। मलाला को मिलने वाली इस इज्जत से पाकिस्तान के दाएं बाजू के हल्के एक छोटी सी लड़की के साथ मुखासमत पर उतर आए हैं। समाजी राब्तों की वेबसाइट, फेसबुक और मुख्तलिफ जमातों और धड़ों के गुमनाम लोग मलाला को यहूद व नसारा का एजेंट करार देते हैं। हद तो यह है कि इसको लगने वाली गोली को एक वक्त तक ड्रामा करार दिया जाता रहा। मलाला की मुखालफत करने वाले दरअसल ये नहीं जानते कि वो मलाला की मुखालफत करके हिमायत किसकी कर रहे हैं। उनकी जो मौत के सौदागर हैं, जिनका इस्लाम सिर्फ इसी में है कि सुबह से शाम तक मौत बांटी जाए। कलदम तहरीक तालिबान के तर्जुमान की तरफ से चंद घंटे पहले बयान सामने आया है कि मलाला ने कुछ ऐसा नहीं किया जिसकी बुनियाद पर उसे अमन का नोबेल इनाम दिया जाए। जाहिर है मलाला ने ऐसा कुछ नहीं किया। अमन के लिए तो तालिबान बजाते खुद सब कुछ कर रहे हैं। मलाला के हाथ बंदूक है, ना ही इसने कोई खुद कुछ जैकेट पहनी हुई है। मेरे ख्याल में अच्छा ही हुआ कि मलाला को अमन का नोबेल इनाम नहीं मिला। शायद मलाला से खुदा वास्ते का बैर रखने वालों को तसल्ली हो ही जाए कि वो मगरबी ताकतों की एजेंट नहीं। बाज़ मजहबी जमातों को तालिबान ऐसे मासूम नजर आते हैं जिनको बदनाम करने के लिए हम वक्त साजिशें हो रही हैं, और जिनके नजदीक मलाला भी तालिबान के खिलाफ एक साजिश है जिसको गोली मारने का वो खुद एतराफ कर चुके हैं, और आइंदा भी उसे कत्ल करने का ऐलान तालिबान ने कर रखा है। मलाला इस कौम की बेटी है या यहूद व नसारा की एजेंट? जमात इस्लामी के रहनुमा जनाब फरीद अहमद पराचा से इस बारे में बात करते हैं। फरीद अहमद पराचा साहब, नोबेल इनाम ना मिलना इस बात की तस्दीक नहीं है कि मलाला कोई मगरबी एजेंट नहीं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बात तो यह है कि मलाला इस कौम की बेटी है, हमारी बच्ची है, और उस पर एक हमला हुआ, हमने उसकी मजम्मत की जमात इस्लामी ने, और हम ये समझते हैं कि इस लिहाज से कि एक उसने बहुत बड़ा दुख सहा है और देखा है, तो उसकी हद तक तो मामलात जो हैं उसमें हर कोई उसकी तारीफ़ करेगा और उसके लिए दुआएं करेगा। अब उसके बाद जो अगली चीज़ें हैं वो बड़ी काबिल तवज्जो हैं। वो ये है कि एक मामलात को कोई छोटा सा एक पहलू लेके उसके बाद एक पूरी कैंपेन इस्लाम और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ शुरू की जाती है। तस्वुर ये दिया जा रहा है कि पाकिस्तान में जहालत है, बच्चियों की तालीम बड़ी मुश्किल है यहाँ पे, उसके लिए बड़ी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, कोई यहाँ पर तालीम का निज़ाम नहीं है, ये पता नहीं एक 13वीं सदी का मुल्क है, और ये एक पूरा एक तस्वुर है जो देने के लिए मलाला का नाम और उसके साथ एक पूरी वाबस्तगी, जिस तरह से एक मरहले के ऊपर मुख्तारा माई का नाम, फिर उसके साथ पूरा एक पूरी दुनिया की NGOs तंजीमें, उसको अवार्ड, उसके लिए सारा कुछ। तो अब इसके लिए मकासद तो समझने चाहिए ना हमें। कम अज़ कम यह है क्या है पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह बच्चियों की तालीम बड़ी आम चल रही है। खुद जमात इस्लामी के तहत 4,500 बच्चियों के तालीमी इदारे चल रहे हैं। कोई यहाँ ये मामला नहीं है, लेकिन यह कि हम भी उसका एक हिस्सा बन जाते हैं इस कैंपेन का। तो और इसको जरा मलाला से अलग करके देखें। मलाला के वालिद के कुछ अज़ाइम थे,
वो अज़ाइम जब वो बैरून मुल्क चले गए, वहां पे फैसिलिटीज ले ली, सब कुछ ले लिया, तो उस वक्त भी ये लग रहा था कि उसकी मासूमियत को कुर्बान किया जा रहा है अपने कुछ मकासद के लिए। वो भी जो है वो सामने आ गया, अब उसके वालिद के जो मकासद हैं वो भी पता चल रहे हैं। इसलिए हम ये समझते हैं कि मलाला की हद तक बिल्कुल एक दूसरी बात है, लेकिन फिर ये अमन का नोबेल प्राइज क्या है? यानी इस नोबेल प्राइज की हैसियत तो उस दिन ही जीरो हो गई थी जब ये ओबामा को मिला था। यानी जो नोबेल प्राइज जो है वो ओबामा को मिल सकता है जिसने दुनिया को तबाह बर्बाद कर दिया है, जुल्म की चक्की के अंदर पीस दिया है, लाखों बेगुनाह लोगों के खून से जिसके हाथ रंगे हुए हैं। अब उसको अगर ये अमन का नोबेल प्राइज मिल जाए तो उसके बाद इसकी क्या क्रेडिबिलिटी है, इसकी क्या तमन्ना कर दी है, इसका कौन सा हमें जो है वो पाकिस्तान को बड़ा क्रेडिट मिल जाना था। ये बताइए, मलाला के वालिद के अज़ाइम पर, उसके मकासद पर आपको शुक्र शुबात हैं। तालिबान तो बड़ा वाज़ेह कह रहे हैं कि वो मलाला को कत्ल कर देंगे, पाकिस्तान आई तो यहाँ पर भी, और अगर हो सका तो अमेरिका बरतानिया में भी उसकी किताब अगर कोई बेचेगा तो उसको भी निशाना बनाया जाएगा। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, हम इस तरह की किसी कैंपेन की और किसी तरह की धमकी की तायीद नहीं कर सकते। ये चीज़ें जो इस्लाम में एक अमन का दीन है, वो तो हालत जंग के अंदर दुश्मन की बेटियों को भी कत्ल करने की मुखालफत करता है और ये कहता है कि किसी औरत पर, किसी बच्चे पे, किसी बूढ़े पे हाथ ना उठाया जाए, बल्कि यह कि दुश्मन के इलाके के अंदर कोई पौधे, दरख्त, फसलें, उनको भी तबाह न किया जाए। इसलिए अगर कुछ लोग ये अज़ाइम का इजहार कर रहे हैं तो इन अज़ाइम के इजहार के अंदर वो खुद तन्हा हैं, इसकी कहीं से तारीफ जो है वो नहीं हो सकती। हर लीडर इस वक्त पाकिस्तान का, तमाम बड़ी शख्सियात तारीफ कर रही हैं मलाला की। मियां नवाज शरीफ हों, वज़ीर आज़म हैं, इमरान खान, दीगर जितने भी जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, पीपल्स पार्टी, हर तरफ से तारीफ हो रही है। आप क्या समझते हैं, मलाला पाकिस्तान के नौजवानों के लिए, बच्चियों के लिए रोल मॉडल है? यहाँ बड़े रोल मॉडल हैं पाकिस्तान में, अल्लाह का करम है। यानी इस मुल्क के अंदर इस तरह के रोल मॉडल हैं। वो जो बच्ची गुजरात की जो स्कूल की अपनी तालिबात को बचाते हुए आग जब लग गई वैन के अंदर और उसने अपनी जान कुर्बान कर दी और उसने अपने सारी बच्चियों को बचाने की पूरी जद्दोजहद की, वो रोल मॉडल है। यानी इतने रोल मॉडल यहाँ पे मौजूद है, लोगों ने इतने इतने बड़े इदारे कायम किया है। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी वो एक रोल मॉडल है, जो बड़ी पढ़ी लिखी खातून, वेस्ट के अंदर बेहतरीन तालीम याफ्ता, और उसको किस जुर्म के अंदर जो है वो जेल में रखा गया है, वो एक रोल मॉडल है। यानी हमारे लिए असल रोल मॉडल तो हजरत फातिमतुल ज़हरा, हजरत खतीजतुल कुबरा, हजरत आयशा सिद्दीका और हमारी जो उम्महातुल मोमिनीन है, वो हमारे रोल मॉडल हैं। हम अब पाकिस्तानी होने की हैसियत से जब बात करेंगे रोल मॉडल की, तो रोल मॉडल हमारे पास बेहतरीन मौजूद हैं और उन्हीं रोल मॉडल के ऊपर हम कौम को तवज्जो दिलाएंगे, अपनी बच्चियों को तवज्जो दिलाएंगे। ये बताइए, जितनी पजीराई शोहरत मलाला यूसुफजई को मिल रही है, आपके ख्याल में उसकी हकदार है या नहीं? मैं समझता हूं कि उसको अगर हम ज़ेरे बहस न लाएं तब भी हमारे मसाइल हल हो सकते हैं कि वहां किस चीज को अहमियत दी जा रही है। अगर वो तालिबान ने हमला न किया हुआ होता, किसी और ने किया हुआ होता, यहाँ पे रोज हमारी बच्चियां ढाके के अंदर या कराची के अंदर बच्चियां जो है वो रोज घरों से निकलते हुए मारी जाती हैं, जो पोलियो की स्कीम के अंदर चल रही हैं, तो कहीं पे जो है वो इस तरह का वाकया नहीं है कि उसको इतनी बड़ी आलमी कैंपेन बना दी जाए। तो हमें ये बात तो देखनी चाहिए कि इसके पीछे मकासद क्या है। हम ये समझते हैं कि वो उसके साथ एक ज्यादती हुई, उस ज्यादती की मजम्मत की, या तो लोगों, बच्चियों को, औरतों को जिंदा दफन किया गया, और जिंदा दफन करने वाले चूंकि सरकारी पार्टी के थे, किसी ने कोई बात ही नहीं की, ना मीडिया ने कोई कैंपेन और मुहिम चलाई है। तो ये चीजें जो है इसका यानी पसंद और नापसंद के मुताबिक तरजीहात चलती है। इस सब के बावजूद मलाला की बहैसियत एक कौम की बेटी की मैं इज्जत करता हूँ, एहतराम करता हूँ और उसके लिए दुआएं हैं। बहुत शुक्रिया फरीद शाह साहब, जमात इस्लामी के रहनुमा। वो कहते हैं कि मलाला कौम की बेटी है, लेकिन इस सारी शोहरत और पजीराई के पीछे मकासद पर उनके शुक्र शुबात हैं। न्यूज़ आवर में मिलेंगे ब्रेक के बाद। सिंध हुकूमत की कारकर्दगी दुरुस्त समत में है, किसी को एतराज नहीं। MQM की बात और है, बिजली महंगी करने का नोटिफिकेशन जारी, ख्वाजा आसिफ कुछ नहीं कर पाएंगे। छोटे मियां और उनके रिश्तेदार वजारत पर काबिज हैं।
कराची में टारगेटेड ऑपरेशन कामयाबी से जारी और सारी है। पुलिस और रेंजर्स की छापामार कार्रवाइयां चल रही हैं। असलहा बरामद हो रहा है, मुल्जिमान पकड़े जा रहे हैं। खबर यह है कि अब तक 4,500 के करीब टारगेट किलर्स, भत्ताखोर, कालेधन तंजीमों के दहशतगर्द, जराइम पेशा अफराद पकड़े जा चुके हैं। वो टारगेट किलर्स और भत्ताखोर जिन्होंने कराची से भागकर दूसरे शहरों में पनाह ले ली थी, उनका पीछा करके उन्हें कानून के शिकंजे में लाने का सिलसिला भी जारी है। लियारी गैंग वॉर के कारिंदों की शामत आई है। सियासी छतरी तले जराइम का घिरौना खेल खेलने वाले भी बच नहीं पा रहे। लग यूं रहा है कि रेंजर्स बिला रोक टोक कार्रवाइयां कर रही है, कोई दबाव खातिर में नहीं ला रही। पुलिस एहलकार भी जान हथेली पर रखे जराइम पेशा अफराद के पीछे है। पुलिस जवान जाम शहादत नोश कर रहे हैं। इत्तला यह है इस साल में अब तक 138 से ज्यादा एहलकारों की टारगेट किलिंग की गई है, मगर फिर भी पुलिस जुर्म के आगे झुकने को तैयार नहीं। कहा यह जा रहा है कि कराची पुलिस अपने जीदार सरबराह शाहिद हयात की क़यादत में मुजरिमों की सरकोबी के लिए कमर कस चुकी है। दूसरी तरफ टारगेट किलर्स भी चुप करके नहीं बैठे हैं। टारगेट किलिंग में कमी आई है मगर खत्म नहीं हुई। सबूत वली खान बाबर केस के प्रोसिक्यूटर नेमत अली रंधावा का कत्ल है। अच्छी बात यह है कि नेमत अली रंधावा का कातिल पकड़ा गया है, 2 गवाहों ने शिनाख्त भी कर लिया है, मगर सजा सुनाने वालों के अंदर कोई खौफ अब भी मौजूद है, जिसका जिक्र कल वजीर आजम नवाज शरीफ की जुबान पर भी था। कहा यह गया कि गवाह ने कातिल को शिनाख्त कर लिया मगर मजिस्ट्रेट कातिल की सफाई में लिख रहा था। खबर यह है सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने वजीर आजम के बयान का नोटिस ले लिया है। अच्छी बात है। उधर सिंध हुकूमत का किबला भी पहली बार दुरुस्त मालूम हो रहा है। अब तक सिंध हुकूमत या इसके किसी वजीर की तरफ से किसी कार्रवाई में दखल अंदाजी की कोई इतला सामने नहीं आई। सूबाई वजीर जावेद नागौरी की गाड़ी से गैर कानूनी असलहा बरामद हुआ तो उन्होंने सियासी मसला नहीं बनाया, इसे कराची के अमन के लिए कदम करार दिया। मगर MQM की बात कुछ और है। आज MQM ने कराची प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इल्जाम ये सामने आया कि PIB कॉलोनी से डबल कैबिन कार में सरकारी एहलकारों ने MQM के कारकुनान आरिफ हुसैन निजामी, मोहम्मद नईम अहमद और मोहम्मद अली को अगवा किया है। MQM के रहनुमाओं ने यह दावा भी किया कि जराइम पेशा अनासर के खिलाफ जारी ऑपरेशन का रुख MQM की तरफ मोड़ दिया गया है। गिरफ्तारियां दूसरी जमातों की भी हुई हैं। सवाल यह है MQM को यह ऑपरेशन क्यों जानिबदार लग रहा है, ये जानेंगे MQM के रहनुमा डिप्टी पार्लियामानी लीडर सिंध असेंबली ख्वाजा इजहारुल हसन से। ख्वाजा इजहारुल हसन साहब, तमाम शहरी, ताजिर हों, आम लोग हों, वो सब सराह रहे हैं इस ऑपरेशन को, सियासी जमातें भी इसकी हामी हैं, MQM को एतराज क्यों? देखिए, MQM क्योंकि शहर का 85% मैंडेट है, तो जाहिर सी बात है कि MQM ने जब ऑपरेशन का मुतालबा किया तो अगर 1000 में से कहीं पर अगर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी होगी 1000 ऑपरेशन में से, तो उसकी आवाज़ उठाना भी जिम्मेदारी MQM की ही बनती है। यानी रेंजर्स और पुलिस के मिलाकर कमोबेश 2500 टारगेटेड ऑपरेशन हुए हैं और 2500 टारगेटेड में अगर 5, 10, 15, 20 ऐसे वाक़यात हुए हैं जिसमें इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी हुई है, पाकिस्तान के आइन की खिलाफ वर्जी हुई है, तो हम इस जिम्मेदारी से बरी हो जिम्मा तो नहीं हो सकते। और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का आप हवाला दे रहे हैं, देखिए ये लोग मिसिंग हैं। हमने आपसे क्या कहा, जराइम पेशा लोगों के खिलाफ चार्ज कीजिए, फ्रेम कीजिए, अदालतों में पेश कीजिए, सज़ा दिलवाइए। अब आप ये बताइए कि ये कितना बड़ा अचंभा और कितनी बड़ी बेचैनी है उन फैमिलीज़ में जो रोज़ाना 90 पर आते हैं, पूरी रात अपने उनके बीवी, उनके बहन, उनके बच्चे वहाँ क़याम करते हैं और हमसे मुतालबा करते हैं। अब ये कराची ऑपरेशन पे सवालिया निशान आ जाता है कि वो 3 लोग कौन हैं। अगर वो मुजरिम हैं तो उन्हें पेश करें, उनके ऊपर सीरियस क्राइम है तो उन्हें चार्ज करें। मिसिंग पर्सन, उनको गायब कर देना या उनका पता ना चलना और कोई जिम्मेदारी ना लेना, ये तो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी और आइन की खिलाफ वर्जी है। लेकिन अब तो ऑर्डिनेंस आ गया है, उसमें फौजी, सिविल इदारों को, कानून नाफिज करने वाले इदारों को इख्तियार है कि मुश्तबा शख्स को 3 माह तक वो हिरासत में रख सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, रख सकते हैं, लेकिन पता तो हो कि पुलिस ने रखा है। ठीक है, रखने का तो कोई इतराज़ नहीं है, रेंजर्स ने रखा है, पुलिस ने रखा है। जनाब, यहाँ पर तो इन तीनों अफराद का ना पुलिस के पास कोई रिकॉर्ड है, इसमें रेंजर्स भी बरी हो जिम्मा है, वो कह रहे हैं हमारे पास भी नहीं है। तो ये तो उस ऑर्डिनेंस की भी खुली खिलाफ वर्जी है कि आप बाकायदा गिरफ्तार करके 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना रखें आप, लेकिन यहाँ तो कोई गिरफ्तारी शो ही नहीं कर रहा है। और ये पूरे सूबे के अंदर किसी इदारे को, किसी हुक्मरान को, किसी अथॉरिटी को पता ही नहीं है कि ये 3 लोगों को कौन लोग गिरफ्तार करके गए, किस इदारे से उनका ताल्लुक़ था। तो हमारी तशवीश से फितरी है कि हम रेंजर्स और पुलिस को इस इख्तियार के ऊपर हम सपोर्ट करते हैं, लेकिन हम ये ज़रूर चाहते हैं कि कम अज़ कम अगर वो क्रिमिनल हैं तो भाई उनके अहले खानों को बताएं कि पुलिस के पास हैं, क्रिमिनल हैं, हम तफ्तीश कर रहे हैं, बेगुनाह होंगे, छूट जाएंगे। तो ये मामला आप सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं ले जाते? पहले भी तो लापता केसेस हैं।
देखिए, इनको गिरफ्तार हुए हुए कोई 10 से 15 दिन हो चुके हैं और इससे कबल भी 5 अफराद इलेक्शन से पहले से मिसिंग हैं। मैं आपकी रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूँ। और उससे कबल 90s में 28 अफराद हैं। तो 28 वो हैं, 5 वो हैं, 3 ये हैं, 8 अफराद तो सिर्फ इस साल के हैं। इन 8 अफराद के लिए हमने तरतीबवार राब्ते किए। हमने हुकूमत से राब्ता किया, हमने पुलिस से राब्ता किया, हमने रेंजर से राब्ता किया, फिर इनके ऊपर पिटिशन फाइल की है। अब हमें ख़तरा ये है कि अगर कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा और पिटिशन फाइल होने के बाद भी हमें ख़तरा ये कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जो है इनको मार दिया जाए या इनकी कहीं से लाशें बरामद हों, तो फिर उसकी जिम्मेदारी तो किसके ऊपर होगी। तो हमने कानूनी और आईनी तमाम तकाजे पूरे किए और आज उनके अहले खाना के दबाव पर हमने मीडिया के सामने उनको पेश किया है, ताकि आप तमाम मीडिया के सामने भी ये सूरत हाल, पाकिस्तान की आवाम के सामने भी सूरत हाल है। आपने गिरफ्तारी का जिक्र किया, कहीं ऐसा तो नहीं है, वज़ीर आज़म ने भी कहा कि खौफ इतना ज्यादा है कि मजिस्ट्रेट भी हक में बयान लिख देता है किसी मुजरिम के, तो ये वजह तो नहीं कि इदारे मजबूर हो रहे हैं, कोई गवाह नहीं आता इसलिए वो गिरफ्तारी जो है गिरफ्तार किसी को कर लेते हैं लेकिन बताते नहीं है कौन है, कहाँ इसको रखा है। उसामा, इस बुनियाद के ऊपर लोगों को उठाकर गायब कर देना या कत्ल कर देना, ये किसी भी दुनिया के अंदर किसी रियासत का कोई कानून नहीं। पहली चीज़ ये कि जो काजिम या और एमकेएम का कोई भी कारकुन अगर गिरफ्तार होता है तो पहली चीज़ को उसको एमकेएम की पॉलिसी से नत्थी करना ठीक नहीं। मेरे 1 लाख से ज़ायद मुझ समेत कारकुनान यहाँ मौजूद हैं। मैं अपनी ज़ाती हैसियत में अगर कोई काम करता हूँ तो वो एमकेएम का काम या एमकेएम की पॉलिसी से नत्थी करना मीडिया के दोस्तों के लिए और पुलिस के लिए भी वो हमारे लिए ज़्यादती होगी। और जहाँ तक काजिम भाई की बात है, वो गिरफ्तार हुए, आप बताइए हमने कौन सा मुजाहरा किया उनके लिए? हमने सिर्फ यही कहा ना कि तफ्तीश करें, प्रोसिक्यूट करें, चालान करें। 2 गवाह आपको मिल गए, गवाहों का विटनेस प्रोटेक्शन हमारे पास लॉ आ गया है, सिंध असेंबली से विटनेस प्रोटेक्शन लॉ पास हुआ है, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस लॉ को मैंने, मेरे समेत 51 MPs ने यूनानिमसली पास किया है। हमने असेंबली में उस लॉ को सपोर्ट किया है कि तमाम गवाहों को कानूनी प्रोटेक्शन होनी चाहिए, उनकी शनाख्त को छुपाएं, आप उनके एड्रेसेस को छुपाएं, उनकी आइडेंटिफिकेशन छुपाएं। तो एमकेएम तो लेजिस्लेटिव तौर पर भी, आईनी कानूनी तौर पर भी, कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ भी और कानून साजी में भी अपना भरपूर किरदार अदा कर रही है। तो फिर कंफ्यूजन किस बात की है? बहुत शुक्रिया ख्वाजा इजहारुल हसन साहब ने वक्त दिया। ऑपरेशन के खिलाफ नहीं है लेकिन बेगुनाहों को ना पकड़ा जाए, ये कहना है एमकेएम का, और लोगों को लापता ना किया जाए। एक और अहम मामला, बिजली महंगी करने का सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया तो लोग खुश थे कि चलो महंगी बिजली की बला उनके सर से टल गई, मगर शायद उन्हें पता था कि इंतखाबात में जिनके वो नारे मारा करते थे कि देखो देखो कौन आया, आज उनके वही मुरब्बी और मोहसिन जवाब दे रहे हैं कि देखो देखो बिजली महंगी करने का नोटिफिकेशन आया। यह नोटिफिकेशन नेपरा ने जारी किया है, जिसे बिजली की कीमत की शक्ल में आवाम का झटका करने का पूरा इख्तियार हासिल है। नोटिफिकेशन के मुताबिक 201 से 300 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफीन के लिए 12 रुपए 9 पैसे फी यूनिट टैरिफ मुकर्रर किया गया है, जबकि 301 से 700 यूनिट तक के लिए कीमत 16 रुपए और 700 से ज्यादा यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफीन को 18 रुपए फी यूनिट अदा करना होंगे। अगर कोई बिजली इस्तेमाल नहीं भी करता तो उस सूरत में भी इसे 75 रुपए सरकार को नजराना पेश करना होगा कि उसने अवाम पर एहसान अजीम करते हुए ये सहूलत फराम की। यह फैसला पहले हो चुका था कि 1 अक्टूबर से घरेलू सार्फिन को बिजली महंगी मिलेगी, सो कर दी गई, मगर विफाकी वजीर पानी बिजली ख्वाजा आसिफ कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि ना पहले उनसे पूछा गया और ना अब पूछा जा रहा है। पाकिस्तान के मौक़िर अंग्रेजी रोजनामे डॉन की खबर है कि वजारत पानी और बिजली के मामलात मियां शहबाज शरीफ और उनके अजीज आबिद शेर अली और मुशीर पानी और बिजली मुसद्दिक मलिक के हाथ में है। IMF से डील के बाद बिजली महंगी करने का फैसला भी इसी 3 रुकनी ग्रुप का था। ख्वाजा आसिफ सिर्फ नाम के वजीर हैं, वजारत के हुकाम शहबाज शरीफ को ब्रीफिंग देते हैं और हिदायत भी यहीं से जारी होती हैं। आबिद शेर अली भी शेरों की तरह इसीलिए बयान दाग रहे हैं क्योंकि उनकी पुश्त पर छोटे मियाँ जी का हाथ जो है कि KESC को आंखें दिखाते दिखाते आबिद शेर अली के हौसले काफी बुलंद हो चुके हैं। आज सनद की क़यामा कमेटी में जाहिद खान ने खरी खरी बातें की तो आबिद शेर अली गुस्से में आ गए। जनाब खुद को वजारत का मालिक समझते हुए हुक्म जारी करते हैं। उनकी ये गुस्ताखियां ख्वाजा आसिफ को एक आंख नहीं भाती, मगर मियाँ जी की रिश्तेदारी का मुंह
जो है उसके बारे में अब वो क्या कर सकते हैं। खबर यह है कि ख्वाजा आसिफ ने वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से शिकायत की है और कहा कि उनकी वजारत तब्दील कर दी जाए। देखना यह है कि नवाज शरीफ शिकायत का इजाला करते हैं या फिर रिश्तेदारों की तरफ जारी करते हैं। ये भी आइंदा दिनों में पता चल जाएगा कि ख्वाजा आसिफ का पोर्टफोलियो बदला जाता है या नहीं। न्यूज़ अभी वक्त हो रहा है ब्रेक का, ब्रेक के बाद मिलेंगे एक और अहम खबर के साथ। परवेज मुशर्रफ को आइन से बगावत किए हुए कल 14 साल हो जाएंगे। उनके खिलाफ गद्दारी का मुकदमा कायम न होना नून लीग की सियासी बदचलनी के सिवा कुछ नहीं। परवेज मुशर्रफ का हाथी हालात की तंग गली से गुजर चुका है। बस एक दुम है जो बाकी है। जमहूरियत की नई चैंपियन और आइन की खुद साख्ता मुहाफ़िज़ी की अलमबरदार मुस्लिम लीग नून वालों के हाल यही रहे तो ये दुम भी निकल जाएगी। परवेज मुशर्रफ साहब के खिलाफ जितने भी मुकदमे दर्ज थे उनमें अदालतें जमानत पर रिहा कर चुकी हैं। कल यूं ही उनकी रिहाई का परवाना उनके घर वाली जेल पर पहुंचा, साथ ही उनकी गिरफ्तारी के वारंट भी वहां पहुंचा दिए गए। उन्हें लाल मस्जिद ऑपरेशन और मौलाना अब्दुल रशीद गाजी की हलाकत के तहत दर्ज मुकदमे में हिरासत में लिया गया है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनके बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी आयद करने के लिए दायर दरखास्त भी खारिज कर दी है। यूं ही लाल मस्जिद ऑपरेशन में उनकी जमानत ली जाएगी तब एक जहां परवेज मुशर्रफ के सामने होगा, जहां चाहेंगे जिधर चाहेंगे जाएंगे। परवेज मुशर्रफ साहब की इस मुकदमे में भी जमानत यकीनी है क्योंकि उनके खिलाफ जितने भी मुकदमे दर्ज करवाए गए हैं वो सब के सब फुसफुसे, भूदे और नाकारा हैं, क्योंकि उनमें से किसी भी एक मुकदमे में परवेज मुशर्रफ के खिलाफ कोई जुर्म साबित नहीं हो सकता। चाहे वो मुकदमा बेनजीर भुट्टो के कत्ल का हो, नवाब अकबर बुख्ती के खिलाफ ऑपरेशन का, जजों की नजरबंदी का या फिर लाल मस्जिद ऑपरेशन का। उनमें किसी एक मुकदमे में भी कोई एक सबूत सरकारी कागजों में मिल सकेगा कि परवेज मुशर्रफ ने ऐसा कोई हुक्म लिख कर दिया था। परवेज मुशर्रफ ने अगर कोई जुर्म किया है तो वो आइन तोड़ने का है, मगर कुछ नहीं होगा। वजह इसकी यह है कि मुस्लिम लीग नून सियासी बदचलनी का शिकार हो चुकी है। नवाज शरीफ साहब के सारे उसूल दस्तूर की बेतौकीरी के नौहे, आइन का बोलबाला करने के दावे सारे के सारे इक़्तिदार की मोहब्बत पर निछावर कर दिए गए हैं। कल इसी प्रोग्राम में मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी इत्तलात जनाब मुशाहिदुल्लाह खान परवेज मुशर्रफ के खिलाफ गद्दारी के मुकदमे का सारा बोझ अदालत पर डालकर अपने कंधे उचका कर कह रहे थे कि जो अदालत हुक्म देगी हम वो कर देंगे। गोया बिल्ली के गले में घंटी बांधने का हौसला किसी में नहीं। हालांकि गद्दारी और आइन शिकने का मुकदमा दर्ज करवाने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ विफाकी हुकूमत की है। कल 12 अक्टूबर है। परवेज मुशर्रफ को वतन की जो बेलौस मोहब्बत है उसमें आईने पाकिस्तान के हिस्से बकरे किए हुए 14 साल मुकम्मल हो जाएंगे। परवेज मुशर्रफ आज नहीं तो कल झूमते लहराते जहाज पकड़कर मुल्क से बाहर चले जाएंगे। यही होता नजर आ रहा है। कौम के साथ जारी इस मजाक पर बात करेंगे बुकला तहरीक के सरगर्म रहनुमा और सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर जनाब जस्टिस रिटायर्ड तारिक महमूद से। तारिक महमूद साहब, 12 अक्टूबर 1999 को जो कुछ हुआ था, आइन की पामाली हुई, आइन तोड़ा गया, उसका मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, बाकी सब मुकदमों में भी लगता है रिहाई मिल ही जाएगी। देखें, इसके दो पहलू हैं। पहली बात तो ये है कि जिन केसेस का आप हवाला दे रहे हैं जिसमें ज़मानतें हुई हैं, चाहे बुख्ती साहब का केस हो, मोहतरमा का केस हो, जज डिटेंशन का केस हो और आखिरी केस जिसमें उनकी गिरफ्तारी हुई है लाल मस्जिद की, तो यहाँ तो मसला है कि जब मामलात कोर्ट में जाते हैं तो डेफिनेटली कोर्ट जो कहती है कि जी आप बताइए कि इनके खिलाफ इस वक्त तक रिकॉर्ड पे शहादत क्या है जो प्रीमा फेशी इस्टेब्लिश करे और इनको इस स्टेज पर कनेक्ट करे क्रिमिनल ऑफेंस के साथ। तो अगर वो रीज़नेबल एविडेंस प्रीमा फेशी नहीं होगी तो बेल जो है वो कानून के तहत किसी भी मुल्जिम का हक है और ये हक जो है वो जनरल मुशर्रफ साहब को भी दिया गया। अब आप जिस 12 अक्टूबर की बात कर रहे हैं तो देखिए 12 अक्टूबर का जो आर्टिकल 6 का जो ऑफेंस है जो कि 1973 के एक्ट के तहत भी आता है तो उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट क्लाज है और वो क्लास ये है कि ये वो केस है जो कि सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट जो है अपने एथराइज ऑफिसर के ज़रिए जो है उस केस की चार्जशीट जो है वो जो है या कंप्लेंट जो है जो मुतलका अदालत में पेश कर सकती है। चूँकि अभी तक फेडरल गवर्नमेंट ने या उसके किसी एथराइज ऑफिसर ने अभी तक ऐसी कोई कंप्लेंट किसी अदालत में दाखिल ही नहीं हुई तो फिर इसका मतलब ये है कि वो केस तो अभी तक शुरू ही नहीं हुआ। तो जब तक वो केस शुरू नहीं होगा तो तब तक तो वो समझे उनके खिलाफ कोई केस नहीं है। और अगर जिन केसों में उनकी ज़मानत हो गई है तो ज़मानत का इतना मतलब ज़रूर है कि जब भी उन केसों में पेशी होगी तो उनको पेश होना पड़ेगा। लेकिन अगर इस दौरान वो मिसाल के तौर पर किसी भी वजह से
चाहे अपनी वालदा की बीमारी की वजह से या अदरवाइज भी जो दरमियान का पीरियड है, अगर वो मुल्क से बाहर चल जाते हैं जब तक उस वक्त तक जब तक कि उन पर किसी कोर्ट की तरफ से पाबंदी ना हो या उनका नाम ECL पर ना हो तो उनको रोका नहीं जा सकता। तो ये सूरत हाल है। ये बताइए, बेनज़ीर कत्ल केस, अकबर बुगटी कत्ल केस, नजरबंदी जो केस है जजेस का, उस सब में तो जमानत हो गई। अभी लाल मस्जिद में उनको गिरफ्तार किया गया है, लेकिन इसमें भी सबूत तो कोई नहीं आ सकेगा, ये तो सबको पता है। और इसीलिए शायद उनके बाहर जाने पर पाबंदी की जो दरखास्त थी वो भी खारिज कर दी गई है, तो किसी भी वक्त वो बाहर जा सकेंगे। नहीं, देखे ना, ये यहाँ पर एक फर्क है। जो बात आप फरमा रहे हैं कि वो क्या कह रहे हैं, क्रिमिनल केस में ये बात इस स्टेज पर ये रेलिवेंट नहीं होती कि मुल्जिम क्या कह रहा है। क्रिमिनल केस में रेलिवेंट बात ये होती है कि अगर प्रोसिक्यूशन ने या स्टेट ने केस तैयार किया है तो प्रोसिक्यूशन ने इन द फर्स्ट प्लेस उस मुल्जिम के खिलाफ क्या एविडेंस रिकॉर्ड पर लाए हैं। जब एविडेंस को रिकॉर्ड पर आ जाएगी, जो प्राइमा फेशी कनेक्ट करेगी, तो फिर थोड़ा सा बर्डन शिफ्ट हो जाता है फॉर द टाइम बिंग एक्यूज के पास। लेकिन इस स्टेज पर तो ये प्रोसिक्यूशन का काम है कि अगर अदालत में कल उन्होंने जमानत की दरख्वास्त दाखिल की तो अदालत प्रोसिक्यूशन से पूछेगी कि आप बताइए कि इनके खिलाफ क्या एविडेंस है। और यही बात यकीनी है कि अगर एविडेंस प्राइमा फेशी वो नहीं दिखा पाएंगे तो यकीनन फिर जो तमाम मुल्जिमों के साथ सलूक होता है, कानून तो पाकिस्तान का वही है, फिर उनके साथ वो सलूक उनके साथ भी वही होगा। कल 12 अक्टूबर 1999 को जब आइन तोड़ा गया, 14 साल मुकम्मल हो जाएंगे, मुकदमा उसका दर्ज अब तक नहीं हो सका। आपको क्या वजह नजर आती है? वफाकी हुकूमत पर दबाव है, नाअहली है, नाकामी है, क्या है? नहीं, देखे ना, एक बात तो तय है। पहली बात तो ये है कि जैसे मैंने अर्ज किया, ये वाहिद केस है जिसका फैसला फेडरल गवर्नमेंट ने करना है। अब फेडरल गवर्नमेंट ने चूंकि एक्सक्लूसिव अथॉरिटी ये है, तो ये एक ऐसा मामला है जिसको फेडरल गवर्नमेंट ने शायद मुख्तलिफ तरीकों से जांचा हो। देखें, हमारे यहाँ अभी भी जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट इतनी कमज़ोर नहीं हुई जितना कि लोगों का ख्याल है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में 2 मरतबा ऐसा ज़रूर हुआ। एक मरतबा जब ढाका फाल हुआ तो वो थोड़े कमज़ोर हुए, दूसरी मरतबा जब तहरीक चली, लेकिन उन्होंने वो अपनी स्पेस दोबारा कवर कर लिए। जिसकी एक मिसाल दी जा सकती है कि गो के सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था कि जनरल असलम बेग और जनरल दुरानी के खिलाफ कार्रवाई की जाए, लेकिन आप जानते हैं कि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो यह फैसला बहरहाल फेडरल गवर्नमेंट ने करना है। लेकिन मेरे नज़दीक एक बात और भी अहम है कि इस वक्त जो पाकिस्तान को जो मसाइल जिनका सामना है, जो को हमालिया जैसे मसाइल हैं, स्टेट जो है वो इस वक्त स्टेक पर लगी हुई है कुछ लोगों की थ्रेट्स की वजह से। तो इस वक्त बज़ाहिर ये लगता है कि दूसरे मसाइल बहुत अहम है और शायद हुकूमत को इस बात से शायद फुर्सत ही नहीं है कि उस तरफ तवज्जो दे सके। और एक शायद ये भी जहन में शायद उनके हो कि हमारे यहाँ एक साइकी भी है कि अगर मान लीजिए कल को ये केस शुरू हो जाता है तो फिर सारी तवज्जो, सारी मीडिया, सारी कंट्रोवर्सी, सारी डिस्कशन इस तरफ डाइवर्ट हो जाएगी। और ये जो असल मसाइल हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान के 18 करोड़ अवाम बहुत बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं, वो शायद वो मसाइल दरमियान में रह जाएंगे। लेकिन आइन तोड़ना एक बहुत बड़ा जुर्म है और फिर यही कहा जाता रहा, हम यही सुनते रहे कि इसी की वजह से पाकिस्तान में आज तक जो मसाइल हैं इसी वजह से हुए कि आइन तोड़ा गया और तोड़ने वाले को कभी सजा नहीं हुई। इस दफा भी ऐसा हुआ, तो आपको लगता है आइंदा भी आइन टूटता रहेगा? देखिए, मैं आपको बताऊं, फौज को रोकने का बेहतरीन तरीका यह है कि जो भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट आए वो अपने पॉलिटिकल सिस्टम को मजबूत करे, अपने आप को मजबूत करे। और मजबूत करने का तरीका यह है कि लोग उसके साथ होने चाहिए। देखिए, एक दफा तो लोगों ने आपको वोट दे दिया, फिर लोगों को जो उनकी ताकत है उनको अब कंसोलिडेट करें। इसमें टर्की की मिसाल, बेहतरीन मिसाल दी जा सकती है। टर्की में भी इसी किस्म का था, लेकिन उसके बाद जो वहां पर लोग आए, गवर्नमेंट्स आई, उन्होंने अपने आप को मजबूत किया, लोगों की सपोर्ट उनके साथ आई और जब वो मजबूत हो गए तो तब उन्होंने फौजियों के खिलाफ एक्शन लिया। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त तो देखें ना, हालत ये है कि जो आर्मी चीफ का जो फैसला है, बजाय ये कि गवर्नमेंट अनाउंस करती, वो जो है वो ISPR की तरफ से जनरल कियानी साहब ने उसकी अनाउंसमेंट की। तो मैं समझता हूं कि इस स्टेज पर ये कमजोर हैं और सबसे बड़ी कमजोरी की वजह यह है कि लोग जिस महरूम है जो बुनियादी जरूरियात से, जो महंगाई का हशर है, जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, तो इस वक्त लोग जो हैं वो उस तरह इस गवर्नमेंट के साथ नहीं है, न शायद पिछली गवर्नमेंट के साथ थे न इस गवर्नमेंट। तो इस वक्त तवज्जो देने की इस बात की जरूरत है कि ये अपने आप को मजबूत करें और मजबूत करने का यह तरीका है कि लोगों को रिलीफ दें ताकि लोग जो हैं उनको अपनी भलाई और अपना मुस्तकबिल इनके साथ नजर आए। और टर्की की मिसाल जो एक बेहतरीन मिसाल है, उसको समझें, उसको स्टडी करें और उस पर अमल करेंगे तो फिर अल्टीमेटली। लेकिन एक बात बता दूं, ये 2013 है और इंटरनेशनल हालात ऐसे हैं, फौरी तौर पर ऐसा वहां से कोई खदशा नहीं है कि कल को कोई जो है वो इस किस्म की बात सोच सके जिसकी तरफ आपने इशारा किया है।
जस्टिस रिटायर्ड तारिक महमूद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सियासतदानों की अपनी कमजोरी है और परवेज मुशर्रफ साहब की मुश्किलात तकरीबन खत्म होती नजर आ रही हैं। न्यूज़ आवर में मिलेंगे ब्रेक के बाद। जरदारी साहब के खिलाफ मुकदमात का मुंह खोला जा रहा है। फिर वही दश्त नवर्दी, वही पाँव, वही खारे मुगीना होंगे। खबर यह है कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ नैब ने 5 रेफरेंस दोबारा खोल दिए हैं। रावलपिंडी की एहतसाब अदालत ने आसिफ अली जरदारी के खिलाफ रेफरेंस खोलते हुए प्रोसिक्यूटर जनरल नैब और साबिक सदर को 14 अक्टूबर के लिए नोटिस भी जारी कर दिए हैं। आसिफ अली जरदारी के खिलाफ खोले गए केसेस में ARY गोल्ड, SGS कोटेक्ना, पोलो ग्राउंड, इर्सिस ट्रैक्टर और असासा जात रेफरेंसेस शामिल हैं। ये केसेस NRO का लदम करार देने पर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर दोबारा खोले गए थे, लेकिन सदारती इस्तिस्ना आड़े आया और ये रेफरेंस खुलने के बावजूद दोबारा दाखिले दफ्तर कर दिए गए थे। दिलचस्प बात यह है कि इन केसेस में तमाम शरीक मुल्ज़िमान एहतसाब अदालतों से बरी हो चुके हैं। आसिफ अली जरदारी इन केसेस की वजह से करीबन 9 साल जेल में भी गुजार चुके हैं। जरदारी साहब को जिन केसेस का सामना करना है, एक इर्सिस ट्रैक्टर्स की दरामद का केस है। यह केस 90 की दहाई में कायम किया गया। आसिफ अली जरदारी के साथ साबिक वजीर, विफाकी वजीर यूसुफ तालपुर, साबिक DG ज़रई बैंक AH किंगू शरीक मुल्जिम थे। इल्जाम यह था कि रूस से खिलाफ ज़ाब्ता ट्रैक्टर्स दरामद किए गए, जिससे ज़रई तरक्याती बैंक को 26 करोड़ 60 लाख रुपए से जायद, जबकि स्टेट बैंक को ड्यूटीज और टैक्स छूट की मद में 1.5 अरब रुपए से ज्यादा का नुकसान पहुंचाया गया। एक केस SGS कोटेक्ना है। SGS और कोटेक्ना 2 कंपनियां थीं जिन्हें प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन के ठेके कमीशन लेकर दिए गए। 1 करोड़ 18 लाख रुपए की करप्शन का इल्जाम है। आसिफ जरदारी के साथ शरीक मुल्ज़िमान में रेवेन्यू बोर्ड के साबिक चेयरमैन AR सिद्दीकी, सलमान फारूकी, साबिक सेक्रेटरी तिजारत असलम हयात कुरैशी और ARY के हाजी अब्दुल रज़ाक के नाम शामिल थे। पोलो ग्राउंड केस भी दोबारा खोला गया है। इल्जाम है कि वज़ीर आज़म हाउस में पोलो ग्राउंड की तामीर में भी घपले किए गए। ARY गोल्ड केस में इल्जाम है कि कमीशन लेकर एक कंपनी को नवाजा गया। सबसे बड़ा केस असासा जात का है। इल्जाम मनी लॉन्ड्रिंग का है, जिसके जरिए करप्शन के 6 करोड़ डॉलर स्विस बैंकों में मुंतकिल किए गए। स्विस हुकूमत मुकदमात खोलने से इनकार कर चुकी है। पीपल्स पार्टी इन केसेस को 90 की दहाई की इंतकामी सियासत की निशानी करार देती है। हुकूमत ने जरदारी साहब के खिलाफ मुकदमात का मुंह दोबारा खोल दिया है, यानी फिर वही दश्त नवर्दी, वही पाँव, वही खारे मुगीला होंगे। शरीक मुल्ज़िमान बरी हो चुके हैं। दोबारा केसेस खोलने से कुछ फायदा होगा? एक ख्याल यह भी है, केसेस का खुलना भी मुका है। आसिफ जरदारी के खिलाफ केसेस खोले ही इसलिए गए हैं कि उनकी जान इन केसेस से हमेशा के लिए छुड़ा दी जाए। हकीकत क्या है, इस पर बात होगी। सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी हमारे साथ हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का एक बहुत बड़ा नाम। अंसार अब्बासी साहब, करप्शन का शोर हमने बड़ा सुना है, करप्शन सबसे मुल्क का सबसे बड़ा मसला है। ये जो केसेस हैं, इनका क्या होगा? देखें, इसमें अभी एक बात क्लियर होनी है कि क्या ये नैब का इनिशिएटिव है या किसी अकाउंटेबिलिटी कोर्ट की डायरेक्शन है कि केसेस खोले जाएं। लेकिन एक बात मैं बैकग्राउंड में आपको बता दूं कि अगर जरदारी साहब के केस इसी तरीके से या कोर्ट के इंटरवेंशन के ऊपर या नैब खुद खोलता है जरदारी साहब के केसेस, तो उन केसेस विद इन वीक्स जरदारी साहब का एक्विटल हो जाएगा। इसलिए कि जो पहले केसेस जो को एक्यूज़ के बारे में जितने भी केसेस थे उनके और उनके बारे में चूँकि उन तमाम को एक्विटल्स हो चुके हैं, और उसमें लेकिन जो बुनियादी बात थी वो ये था कि वो फ्रॉड बहुत बड़ा हुआ था जस्टिस सिस्टम के साथ। उसमें आप ये देखेंगे फ्रेंडली प्रोसिक्यूशन की नैब ने, और नैब ने फ्रेंडली प्रोसिक्यूशन करके तो जो इवन जजमेंट्स लिखी अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स के जजेस ने, वो 3-4 जो केसेस की जजमेंट्स थी उसमें तकरीबन एक ही किस्म की लैंग्वेज थी, एक ही किस्म के आर्गूमेंट्स थे। लगता था किसी एक शख्स ने लिखे, और वो उसको हाईलाइट भी किया। उस वक्त मैंने ही हाईलाइट किया था, और इसके ऊपर इंक्वायरी स्टार्ट हुई उन जजेस के अगेंस्ट, और वो इंक्वायरी इस वक्त एज ऑफ टुडे भी इवन पेंडिंग है लाहौर हाई कोर्ट में। उन 2 जजेस के अगेंस्ट वो इंक्वायरी चल रही है। सो अगर आपने इसका देखें तरीका, या तो ये होगा कि ये आपको नए सिरे से ये केस खोलने पड़ेंगे और तमाम को अक्यूज के अगेंस्ट, बिकॉज वो जो फ्रॉड हुआ था पहले, उस फ्रॉड को अनडू करना ये नैब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये बुनियादी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इसमें आपको एक जो इम्पोर्टेंट नुकता है कि उन लोगों को बरी करवाने, उनकी बरीयत के लिए आप देखें कि नैब के जो मफरूर लोग थे, जो नैब को रिक्वायर्ड थे करप्शन केसेस में, नैब ने अपने मफरूरों की एविडेंस पेश की ताकि उन लोगों को ताकि दूसरों को एक्विटल हो सके। तो नैब ने अपने मफरूर जो थे, जो नैब को करप्शन केसेस में रिक्वायर्ड थे,
उनके बयानात की बुनियाद के ऊपर उनको दूसरों को बरी करवा दिया और उनको नहीं पकड़ा, ना उनको पूछा कुछ। सो ये जो सारा केस था, अगर इसमें चूंकि नाइंसाफ़ी हुई, सही फेयर ट्रायल नहीं हुआ और इसमें बड़ा एविडेंट था, बड़ा क्लियरली कि इसमें मिलाप हुआ है, तो उसको उस चीज़ को जब तक करेक्ट नहीं किया जाएगा तो इनके खिलाफ तो कोई केस चल ही नहीं सकता और वो तो फौरी बरियत हो जाएगी उनकी। लेकिन आप फरमा रहे हैं कि बिल्कुल जीरो से शुरू से केसेस दोबारा शुरू किए जाएं और जो शरीक मुल्ज़मान बरी हो चुके हैं उनके खिलाफ भी दोबारा से कार्रवाई की जाए, ये तो बहुत मुश्किल लग रहा है। ऐसा शायद ना हो सके, तो फिर आप क्या कहेंगे, ये सब मुकमुका होने जा रहा है? देखें, मुकमुका तो चूँकि मैं पहले कह चुका हूँ, कंप्रोमाइज़ है। इवन जो हालांकि ये चौधरी साहब जो हैं, ज़मान चौधरी साहब, ये इनसे मैं इनको जानता हूँ काफ़ी अरसे से। ये चूँकि बहुत करीब हैं मियाँ साहब के, तो है बहुत करीब हैं। फिर पीपल्स पार्टी के दौर में भी इन्होंने की अपॉइंटमेंट्स और रहमान मलिक साहब के भी ये करीब रहे। लेकिन मैं आपको इतना बताऊं कि इनमें ये वो टाइप नहीं है जो अकाउंटेबिलिटी कर सके, उनके अंदर वो चीज़ है ही नहीं। ये तो एक प्योर सरकारी अफसर हैं जो रख रखाव वाले आदमी हैं, दुनियादार हैं। तो इनकी अपॉइंटमेंट के ऊपर तो मेरा तो यही व्यू है और मैं समझता हूँ कि ये मुकमका की तरफ जा रहा है मामला। और ये तमाम केसेस आप देखें, जिन दो लोगों ने इनको अपॉइंट किया, प्राइम मिनिस्टर साहब ने और सैयद खुर्शीद शाह साहब अपोजिशन लीडर ने, दोनों इस वक्त नैब के अक्यूज हैं। दोनों के खिलाफ केसेस नैब में पेंडिंग है। मुझे अब ये बताएं कि या तो आप इस किस्म का शख्स लगाते कि जनरली लोगों को उनको ऊपर कंसेंसस होता कि बड़ा ज़बरदस्त बंदा लगाया, लेकिन ऐसा शख्स जब आपने लगा दिया जिनके दोनों से ताल्लुकात, और मियाँ साहब से तो इनके बहुत करीबी ताल्लुकात रहे हैं, तो ऐसे शख्स से अकाउंटेबिलिटी करना और फिर आपके केसेस में, मियाँ साहब के केसेस में और फिर खुर्शीद शाह साहब के केसेस में फेयर अकाउंटेबिलिटी, मुझे तो नहीं लगता। लेकिन अगर ये कर दें तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मुझे कोई इसका चांस नज़र नहीं आता। ये बताइएगा, मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि आप जिस तरह बता रहे हैं कि जो नए नैब के चेयरमैन, उनके ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं मियां नवाज शरीफ से, उनके भी केसेस नैब में हैं, तो फिर आपको क्या लगता है, सदर जरदारी के भी हैं, मियां नवाज शरीफ के भी हैं, तो फिर कोई कार्रवाई नहीं होने वाली? देखें, बिल्कुल आपकी ये बात सही है कि जो नारे पहले लगाए जाते थे, जो कुछ कहा जाता था कि हम अकाउंटेबिलिटी करेंगे, हम लूटा हुआ पैसा वापस लाएंगे, और आप देखें कि जरदारी साहब के बारे में ये क्या कुछ कहते रहे हैं। आप देखें कि इस केस में अगर किसी प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन ने किसी को कंसल्ट किया, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, वो कंसल्टेशन आसिफ अली जरदारी साहब से हुई है कि हाँ आपको भी कबूल है कि नहीं, ये कमर ज़मान चौधरी साहब आपको भी कबूल है कि नहीं। सो 3 लोगों की कबूलियत से जनाब हमारे कमर ज़मान चौधरी साहब नैब के चेयरमैन बन गए, और उस नारे को तो भूल चुके हैं जो एज फार एज प्राइम मिनिस्टर साहब मेरी नज़र में बिल्कुल भूल चुके हैं। उसी तरीके से जिस तरह उन्होंने कहा था कि मैं मेरिट के ऊपर अपॉइंटमेंट्स करूंगा, अब आप देखें कि जिस किस्म की अपॉइंटमेंट्स की जा रही हैं, मैंने पहले कहा कि इन्होंने चेयरमैन पीसीबी देखें क्या अपॉइंटमेंट उनकी मेरिट पे हुई, और अभी देखें हाई कमिश्नर लगा दिया इन्होंने। कमर ज़मान चौधरी साहब जो हैं वो एहतसाब नहीं थे किसी का भी, चाहे सदर जरदारी हो या मियां नवाज शरीफ हो, और किस तरह से फिर आगे चल के एहतसाब होगा, करप्शन किस तरह से खत्म होगी, ये सिर्फ इलेक्शन के नारे ही थे। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ अंसार अब्बासी साहब का। प्रोग्राम देखने का आप सबका बहुत शुक्रिया। दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह ताला आपको नफरतों और औलाद के गम से महफूज रखें। अल्लाह हाफ़िज़।